गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल पढ़ रहे थे। आज हम इसके आगे की शायरी करेंगे। पहले पार्ट में हमने फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों को पढ़ा था, जिसमें एक माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव व्यक्त किया गया था। कवि फिराक गोरखपुरी ने शायरी के माध्यम से यह सब बताया था, क्योंकि जो कवि फिराक गोरखपुरी है वो उर्दू और फ़ारसी के शायर है और उन्होंने अपनी उर्दू भाषा में ही रुबाइयाँ और गज़ल को लिखा है। गज़ल में उन्होंने अलग अलग पदों में अलग अलग पदों की शायरियों को बताया है। तो कल कुछ पद हमने उनके पढ़ लिए थे, आज हम उससे आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगले पद में फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं कि आज हम यहाँ से पढ़ेंगे बेटा कि ये कीमत भी यहाँ है हमारा फितरत का कायम है। तो उन्होंने कहा है कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। इससे पहले बेटा हमारा ऊपर वाला भी रह गया है, पहले हम उसको देख लेते हैं। इसमें आगे यहाँ से जो कवि फिराक गोरखपुरी जी है वह कहते हैं, तेरे गम का पासी अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी है। यानी कि पहले पद में कवि ने अपने प्रियतम की सुंदरता का, अपने प्रेम का आदि का वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि जो प्रेम को पा लेता है, जो प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाता है, वह व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं करता है, ना तो वह अपने समाज की परवाह करता है और ना ही अपने परिवार की। तो आगे इसी में ही वह अपने प्रेम के बारे में ही बता रहा है। यहाँ इन पंक्तियों में जो कवि है वह कह रहा है, तेरे गम का पासे अदब है। यानी कि तुम्हारे गम का, किसको बता रहा है वो? अपनी प्रिया को, अपनी प्रियतम को कह रहा है कि तुम्हारे गम का, तुम्हारे हृदय की पीड़ा का और वेदना को मैं भली भांति से समझता हूँ और पासे अदब है और उसका आदर भी मैं करता हूँ। अदब मतलब आदर, गम मतलब दुख। यानी कि कवि कहता है कि मैं तुम्हारी पीड़ा का, तुम्हारी भावना का, तुम्हारी वेदना का, सबका मैं क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ। लेकिन कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे दुनिया का ख्याल भी है। यानी कि तुम्हारी ओर ही मैं ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार का ध्यान भी रखना है। तो यहाँ कवि ने यही कहा है कि मैं केवल तुम्हारे बारे में ही नहीं सोच सकता, मैं तुम्हारे अतिरिक्त मुझे इस संसार का भी ध्यान रखना है। हे प्रिय, मेरी स्थिति, यानी कि उन्होंने कहा है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब वो कहते हैं कि मेरी जो स्थिति है, मेरी जो हालत है वो भी तुम्हारी जैसी ही है, लेकिन इतना फ़र्क है कि मैं अपने दर्द को दुनिया से छुपा करके चुपके चुपके से एकांत में रो लेता हूँ। यानी कि किसी के सामने मैं दिखावा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी पीड़ा भी तुम्हारे जैसी ही है। मुझे भी तुम्हारे बिछड़ने का मुझे भी दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन मैं अपने दर्द को किसी को बताता नहीं हूँ, बल्कि चुपके चुपके जा कर के, एकांत में जा कर के मैं अपने दर्द को दुनिया से छिपा लेता हूँ और एकांत में जा कर के मैं रो लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पर कवि का भाव यही है, कहना चाहता है कि मैं अपनी वियोगजन्य पीड़ा को लोगों से नहीं कहता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग उसका मजाक
उड़ाएंगे। तो यहीं कवि कहना चाह रहा है कि भाई दुख मुझे भी है, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने अपने दुख को, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करता, इसलिए मैं अपने दुख को केवल एकांत में जाकर ही प्रकट करता हूँ। अब अगली लाइन में कवि क्या कहता है कि इसमें कवि ने क्या किया है, अपने प्रेम में डूबी हुई जो प्रेमी की व्यथा है उसका मार्मिक वर्णन किया है, यानी कि वह अपनी प्रेमिका की मार्मिक व्यथा का, उसके दुख का वर्णन करते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, फितरत का कायम, फितरत मतलब बेटा आदत, पर कायम है तवाजुन मतलब संतुलन, आलमे हुस्न और इश्क में भी, यानी कि उसकी सुंदरता और प्रेम। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहता है कि सुंदरता और प्रेम के संतुलन की ये आदत अभी तक प्रचलित है। आलमे हुस्नो इश्क यानी कि सुंदरता और प्रेम के संतुलन की जो ये आदत है वह अभी तक बनी हुई है, अभी तक प्रचलित है। कि क्या प्रचलित है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि कहता है कि प्रेमी प्रेम में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे ही वह अपने प्रेम को प्राप्त करने लग जाता है, यानी कि जितना उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोते हैं। अगर हम उसके प्रेम में जितना जितना डूबते चले जाते हैं हम उसको उतना ही ज़्यादा प्राप्त करते जाते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है, कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि स्वयं को भूलने तथा प्रिया से अपने आप को जोड़ने से ही प्रेम का जो घनत्व है, प्रेम का जो अधिकता है वह उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बेटा एक बार फिर से देखो कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, यानी कि कवि ने बताया है कि सुंदरता और प्रेम के संतुलन की ये आदत अभी तक क्या है, प्रचलित है, कायम है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। हम अपने प्रेम को उतना ही प्राप्त करते हैं, उतना ही पाते हैं जितना हम उस प्रेम में डूबते चले जाते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है आबो आब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैदों की दमक है या हम मोती रोले हैं। देखना बेटा, इसमें ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो कवि है वह अपनी शायरी के बारे में बताता है कि उस शायरी की जो मतलब आप बाहरी चमक दमक को मत देखो, बल्कि उसके शब्दों को समझो, उसके अर्थों को समझो। तो वो कहता है कि हमें यानी कि आबो ताब असार ने पूछो, यानी कि बाहरी चमक दमक की ओर ध्यान नहीं देना। आबो ताब असार मतलब शायर की जो शायरी है उसकी बाहरी चमक दमक की ओर ध्यान न देना। तो यहाँ कवि ने कहा है कि हमें शायरी की बाहरी चमक धमक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें शायरी के अर्थ की ओर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि शायरी की जो लाइनें हैं उनको पढ़कर ही हमें नहीं रुकना, बल्कि उसके अर्थ को गहराई से समझना है कि जो शायर है वह अपनी शायरी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। तुम भी आंखें रखो हो, कहने का मतलब क्या है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसके पास भी दो आंखें हैं, उसे ही कविता के बारे में सोच करके, समझ करके उसके असली सौंदर्य को देखना चाहिए। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अब कवि कहता है कि ये सब सुन कर के, यानी कि कविता को पढ़ कर के या शायरी को सुन कर के ये जान सकता है कि उसके शेरों में, यानी कि उसकी शायरी में बाहरी चमक दमक है या फिर शायर ने पाठकों के लिए मोती बिखेर दिए हैं। यानी कि कहने का मतलब बेटा
कवि यही कहना चाहता है कि हमें शायरी की बाहरी चमक धमक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी वास्तविकता की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके अर्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम भी आंखें रखे हो, कहने का मतलब है जो पाठक है उसके पास भी दो आंखें हैं, वह इन शेरों की चमक दमक को, उसकी सच्चाई को जान सकता है, या हम मोती रोले हैं, या फिर पाठक के लिए शायर ने मोती बिखेर दिए हैं। तो कहने का भाव यही है बेटा, कवि यही कहना चाहता है कि शायरी का बाहरी सौंदर्य तो किसके समान है, एक सीप के समान बताया गया है, लेकिन उसका जो आंतरिक भाग है वह मोतियों के समान सुंदर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शायरी के जो अर्थ निकलते हैं बेटा, जो शब्दार्थ निकलता है वो मोतियों के समान है। यह पाठक पर निर्भर करता है कि वह शायरी के सौंदर्य को पहचान पाया है या नहीं। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में शायर यही कहना चाहता है कि हमें उस शायरी के अर्थ को बहुत गहराई से समझना चाहिए। अगली पंक्तियाँ है बेटा, ऐसे में तू याद आए है अंजुम में रिंदों को, ऐसे में तू याद आए अंजुम में रिंदों को। अब यहाँ पर अंजुम में होता है बेटा शराब की जो महफिल होती है, यानी कि जो शराबियों की महफिल होती है उसके बारे में कहा है अंजुम। तो वो ही कह रहा है कि इसमें शायर क्या कहता है कि अपनी प्रियतम के बारे में ही कहता है कि जब वह विरह की स्थिति में होता है तो तुम मुझे इस तरह से याद आती हो जैसे अंजुम में, यानी कि शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। यहाँ कवि यही कह रहा है, जब अपनी प्रिया से वह दुखी होता है, उसके विरह में बिछड़ा हुआ होता है, तो उन्होंने यही कहा है कि तुम मुझे इस तरह से याद आती हो जैसे शराबियों की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। रिंदो मतलब बेटा शराबी। तो रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। जिस प्रकार रात के समय में गर्दू मतलब आकाश में, फरिश्ते मतलब देवता, तो उन्होंने कहा है कि जैसे रात के समय में आकाश के अंदर जो देवता लोग होते हैं वो इस संसार के लोगों के पापों का गुनाह खोलते रहते हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि जब रात का समय होता है तो आकाश में बैठे हुए जो भी देवता लोग होते हैं वे संसार के पापों का अध्ययन करते रहते हैं, संसार के लोगों के पापों का अध्ययन करते रहते हैं। तो कहने का भाव यही है कि कवि यही कहता है कि वियोग की स्थिति में भी जो प्रेमी है वो अपने प्रिय को समर्पित हो जाता है और उसकी यादों में खोया रहता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता, केवल वह अपनी प्रिया के ही ख्यालों में खोया रहता है। अगली पंक्तियों में सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। अब यहाँ पर जो फिराक गोरखपुरी जी हैं वह कहते हैं कि मैंने प्रतिष्ठित शायर की, सदके फिराक बेटा एक ये शायर का नाम है, सदके फिराक, फिराक तो फिराक गोरखपुरी है, और लेकिन जो दूसरा शायर है सदके, तो वो कहते हैं कि सदके फिराक ए जाने सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। तो यहाँ फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि मैंने प्रतिष्ठित शायर की शायरी की ये आवाज़ कैसे चुरा ली है। यानी कि ये जो पंक्तियाँ है बेटा ये किसी दूसरे शायर की लिखी हुई है और उनकी इन पंक्तियों को किसने चुरा लिया है, किसने चुरा लिया है, फिराक गोरखपुरी ने। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। मीर जो शायर था उसके बारे में यहाँ कवि कह रहा है कि इन गज़लों के पर्दों में तो इन गज़लों में तो केवल जो मीर की गज़लें हैं वो ही नज़र आ रही है। कहने का भाव यही है कि जो कवि है उसने क्या किया है, शायर मीर से प्रभावित होकर के गज़लें लिखी है और इन गज़लों को शायर मीर को मैं समर्पित करता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि सदके फिराक जाने सुखन के कैसे उड़ा ली आवाज़,
कवि शायर गोरखपुरी जी कहते हैं कि मैंने किसी प्रतिष्ठित शायर की शायरी की ये आवाज़ें कैसे चुरा ली है, मैं तो अपने आप को उन पर न्यौछावर करता हूँ। इन गज़लों के पर्दों में तो यानी कि इन गज़लों के अंदर तो महान गायक जो शायर है मीर के प्रति अपनी भावना को प्रकट करता हूँ, क्योंकि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें ही बोलती है, उन्हीं के लिखित द्वारा ही लिखी गई है और उन्हीं से प्रभावित होकर के बेटा मैंने ये गज़लें लिखी है। अतः मैं इन गज़लों को इन्हीं गज़लों को यानी कि मेरे द्वारा रचित पंक्तियाँ जो भी ये गज़ल है इन गज़लों को मैं शायर मीर को समर्पित करता हूँ। तो बेटा आज आपकी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है, आगे हम अगला पाठ करेंगे।